हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामाउंट स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और आज हमने साइंस के मोस्ट वीवीआई 50 क्वेश्चंस लिए हैं, ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चंस लिए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप देख करके जाते हैं तो मैट्रिक परीक्षा में आपके अधिक से अधिक अंक आ पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो ये कोलाइड कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। देखिए यहाँ पे जो है ना, क्या निकालना है? फिर प्रतिरोध निकालना है, मतलब आर का वैल्यू निकालना है। तो आर बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? आर बराबर पढ़े हैं V बटा आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे V का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 220 है। ठीक है, और आई का वैल्यू एम्पियर में होता है ना, तो यहाँ 2 दिया हुआ है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो वैल्यू मिलता है वो 110 ओम मिलता है। सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एन आर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एन आर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ओम के नियम निहित हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ओम का जो नियम होता है वो V बराबर आई आर होता है। ओम के नियम के आधार पर हम बता सकते हैं कि V बराबर आई आर। ठीक है, और देखिए इस फॉर्मूला के बेसिस पर काफी सारे आपके नॉमरिकल्स भी बनते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा देख करके जाइएगा, याद करके जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 8 क्या कहता है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो मतलब विद्युत धारा का यहाँ मात्रक एसआई मात्रक पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम्पियर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन ए जनित्र को जनरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 डायोप्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आते हैं कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मतलब जो हमारे रेटिना पर जो वस्तु का जो इमेज बनता है उसका जो टाइमिंग होता है वो 1 सेकेंड का 16वां भाग, मतलब 1/16 सेकेंड होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/16 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि अवतल लेंस के लिए निकट दृष्टि दोष का जब होता है तब यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मा में होता है तो ये उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 15 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि
गोबर गैस एक प्रकार की है, तो यह एक बायोगैस है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि कैगा कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, क से कर्नाटक होता है और क से फिर कैगा होता है। ठीक है, इस आधार पर एक ट्रिक के माध्यम से इसको आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वो कौन से दर्पण में बनता है? तो हम सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का हमेशा क्या बनता है, ज्यादातर इसमें बड़ा प्रतिबिंब ही बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में क्या कहता है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है। अब देखिए, धारा नहीं, यहाँ पर विद्युत धारा होना चाहिए। विद्युत धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, तो इसे अमीटर कहा जाता है। अगर विभव और विभवांतर मापने वाले यंत्र की अगर बात पूछा जाए तो इसका होगा वोल्ट मीटर। अगर आवेश का मात्रक पूछा जाए तो कूलम्ब, और अगर धारा का एसआई मात्रक पूछे तो एम्पियर। ठीक है, ये तीनों को चारों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा की प्राप्ति होती है? तो देखिए, डायनमो से डीसी करंट की भी प्राप्ति होती है और एसी करंट, मतलब यहाँ पर दिष्ट धारा की भी प्राप्ति होती है और प्रत्यावर्ती धारा की प्राप्ति होती है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि आवेश का मात्रक होता है। देखिए, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 24 पे आते हैं कि क्या कहता है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, तो क्या है? देखिए, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत ये तो नवीकरणीय नहीं है। कोयला से प्राप्त ऊर्जा भी नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा ये भी क्या है, नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, निरंतर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, एक समय के बाद इसकी समाप्ति होना तय है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? 25 में क्या कहता है कि एक साधारण प्रिज्म में सतहों की संख्या से घिरा होता है, मतलब एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सतहों से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टंगस्टन। अगर आपसे पूछे कि विद्युत हीटर में कौन से फिर धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपको क्या देना है, नाइक्रोम। अगर विद्युत हीटर के बारे में फिर पूछे तो आपको नाइक्रोम देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 में है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया है, मतलब इसको जो नियंत्रित करता है, फोकस दूरी को जो बढ़ाता और कमाता है, ये मतलब क्या चीज के द्वारा होता है? तो ये पश्चिमाभिम मांसपेशियों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि अवक्षेप अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? यहाँ पर मतलब पदार्थ होना चाहिए। ठीक है ना, तो अवक्षेप अभिक्रिया से जो है अविलेय पदार्थों की प्राप्ति होती है। अविलेय पदार्थ की प्राप्ति होती है, चूंकि ये जाकर के पेंदी में क्या होता है, बैठ जाता है। ठीक है, नीचे जाकर के बैठ जाता है ये। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धातु कर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 31 नंबर में कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और लेड की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए, अगर यहाँ पे ध्यान दे तो यहाँ पे जल के 5 अणु हैं, 7 अणु हैं, 2 अणु हैं, लेकिन होना क्या चाहिए इसमें 10 अणु। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, बाकी 3 इसमें गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन विजातीय है। देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए 33 का क्या है, 34 का क्या है, तो चूना पत्थर। पहला ऑप्शन में क्या है, तो चूना पत्थर, चूना पत्थर है, खड़िया है और संगमरमर है। तीनों जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है, जबकि प्लास्टर पेरिस इससे अलग है, इसलिए विजातीय पूछा था, मतलब अलग पूछा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। देखिए, क्षारक होगा तो 7 से क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा, और अगर वो अम्लीय होगा तो 7 से कम मिलेगा, छोटा मिलेगा, लेकिन अगर उदासीन होगा तो 7 मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर क्षारक विलयन के विषय में पूछा गया है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 36 पे आते हैं। 36 में क्या पूछा गया है, तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यह प्रक्रिया को कहते हैं तो कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 37 पे आते हैं। 37 में क्या कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो देखिए, अगर अधातु के बारे में अगर बोला गया ना कि कमरे के ताप पर वह द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसमें होगा ब्रोमीन। अगर धातु के विषय में बोलता तब आपका होता पारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 में क्या कहता है, 39 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम। अगर सोडियम होता, पोटेशियम होता, लिथियम होता, ये 3 ऐसे मतलब तत्व होते हैं जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखते हैं। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मतलब बॉन्ड मौजूद हैं, जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। हालांकि ये मैट्रिक का तो नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट का है, लेकिन दे दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 41 में क्या कहता है, 41 में कहता है कि ईथेन में कितने सह संयोजक आबंध मतलब बॉन्ड होंगे। देखिए, ईथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। ठीक है, अगर हम इसको बॉन्ड के फॉर्मेशन में अगर हम लिखते हैं तो C2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इसमें टोटल बॉन्ड को हम लोग गिनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब कितना पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 42 का। तो CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो ये आपका एल्केन का होता है। ठीक है, एल्केन का सूत्र होगा ये। ठीक है, माफ कीजिएगा, एल्केन का सूत्र होगा। ठीक है, अगर CnH2n होता तो एल्कीन का होता, और CnH2n-2 का होता तो एल्काइन का होता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना, 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43,
नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 7H2 होता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है तो वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं तो ये क्षारीय धातु होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है कि सोडियम, माफ कीजिएगा थोड़ा इसको छोटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। 46 में क्या कहा गया है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है तो सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? Na2CO3 होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा इस पे। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसे एल्डिहाइड कहा जाता है। अगर इसमें अगर क्रियाशील मूलक में अगर CO अगर रहे तो ये आपका कीटोन होता है, अगर OH अगर रहे तो ये अल्कोहल होगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है ये सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 48 पे। 48 पे क्या कहता है कि सबसे कठोर तत्व है तो ये हीरा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं कि अकीय तत्व कौन है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनोन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सब के सब क्या आते हैं? तो ये अकीय तत्व आते हैं, अकीय तत्व की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो आधार है ना वो परमाणु संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु संख्या। देखिए